काले घने बादलों के बीच चारों तरफ तबाही का मंजर था। रानो चिड़िया अपने मजबूत घास के घर के दरवाजे पर खड़ी बाहर देख रही थी। बर्बाद हो गई मैं, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा वो लाखों का आलीशान महल, मेरी वो कीमती साड़ियाँ और गहने सब मिट्टी में मिल गए। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँ? रानो बहन, हम बहुत पापी हैं। हमने तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारे इस घास के घर का मजाक उड़ाया था। आज हमारा वो घमंडी शीशे का घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हमें माफ कर दो रानो, हमें बचा लो। कालू भाई, गोरी बहन, एक औरत जब अपने हाथों से घर बुनती है तो वो दिखावे के लिए नहीं, अपनों की हिफाजत के लिए बुनती है। रोना बंद कीजिए और अंदर आ जाइए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कालू का वो चमचमाता शीशे का महल पल भर में तबाह हो गया और रानो के इस मामूली घास के घर ने कैसे बचाई सबकी जान? आइए देखते हैं इस दिलचस्प कहानी में। सुबह सुबह सूरज की कोमल किरणें बरगद के घने पेड़ पर पड़ रही हैं। रानो चिड़िया थकी हुई, हांफती हुई अपनी चोंच में सूखी घास और जूट की रस्सी दबाकर लाती है और बड़ी बारीकी से अपना घर बुन रही है। बस थोड़ा सा काम और बचा है। सुतली की ये गांठ मजबूत लग जाए तो मेरे बच्चों को इस बार सावन की मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली से कोई खतरा नहीं रहेगा। एक माँ के लिए उसके बच्चों की छत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तभी अचानक पंखों की तेज फड़फड़ाहट होती है। गोरी कौवी अपने गले में इंसानों की बस्ती से चुराया हुआ चमकीला मोतियों का हार पहने नखरे से उड़ती हुई पास की डाल पर बैठती है। अरे वाह रानो बहन, वाह, क्या महल खड़ा किया है। सूखी घास, फटे हुए जूट के धागे और ये सड़ा हुआ तिनका। सच में तुम्हारी किस्मत की तरह तुम्हारा ये घर भी एकदम बिखरा हुआ और उजड़ा हुआ दिख रहा है। गोरी बहन, घर चाहे तिनकों का हो या मिट्टी का, वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनता है। कम से कम मेरे इस छोटे से घोंसले में सुकून की नींद तो आती है और मेरे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। सुकून? अजी छोड़ो, इस फटेहाल झोपड़े को देखकर तो पूरे जंगल की सहेलियां हंसती हैं। मेरे कालू जी को देखो, आज इंसानों के शहर से ऐसी चीज ला रहे हैं कि तुम जैसी गरीब चिड़िया बस देखती रह जाओगी। इस टूटे पेड़ पर रहना अब हमारी शान के खिलाफ है। नदी के शांत किनारे पर कालू कौवा हवा में कलाबाजियाँ खाते हुए आता है। उसके पीछे दो बड़े डाकू चील अपनी चोंच में इंसानों के बंगले से निकाला गया एक बड़ा पारदर्शी शीशे का भारी बॉक्स उठाकर ला रहे हैं। हाँ, आराम से, धीरे से रखो। अगर मेरे इस आलीशान शीशे के महल पर एक भी खरोच आई तो तुम दोनों को मजदूरी का एक भी अमरूद नहीं मिलेगा। ओहो मेरे कालू जी, ये तो साक्षात हीरा है। कितना चमकीला, कितना साफ सुथरा। इसके आर पार तो नदी का पानी और पूरा आसमान ऐसे दिख रहा है जैसे कोई सपना हो। देखा गोरी, इसे कहते हैं मॉडर्न जमाने का ग्लास विला। अब उस रानो चिड़िया के सड़े हुए घास के घर के सामने हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। चलो पूरे जंगल की महिलाओं को बुलाओ, आज ही गृह प्रवेश की किटी पार्टी होगी। घने बगीचे के रास्ते से हरियाली तोती, बबली कबूतरी और बाकी महिला पक्षी उड़ती हुई आ रही हैं। गोरी कौवी सबसे आगे मटकती हुई चल रही है, जबकि रानो चिड़िया सबसे पीछे शांत भाव से आ रही है। अरे बबली बहन, तुमने सुना? गोरी कौवी ने कोई शीशे का घर बनाया है, इंसानों जैसा बंगला। रानो का घर तो वैसे ही बहुत सीधा साधा है। आज तो गोरी उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। हाँ बहन, गोरी का स्वभाव तो हम सब जानते हैं, पर रानो बेचारी बहुत भली औरत है। उसने कितनी रातों की नींद खराब करके अपना घास का घर बना है। भगवान करे उसकी मेहनत का कोई मजाक न उड़ाए। अरे रानो बहन, जरा जल्दी जल्दी पंख चलाओ, तुम्हारे पंखों में जान ही नहीं बची है क्या? वैसे भी जब तुम मेरा शीशे का महल देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जरा अपनी साड़ी, मेरा मतलब है अपने पंख सीधे कर लो। मेरे वीआईपी घर में धूल मत लाना। सभी पक्षी नदी के ऊपर बनी एक ऊंची सूखी चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां धूप में कालू का शीशे का घर किसी मुकुट की तरह चमक रहा है। घर इतना पारदर्शी है कि अंदर रखी हर चीज बाहर से साफ दिख रही है।
स्वागत है देवियों मेरी इस जन्नत में। देखिए, इसे कहते हैं असली घर। ना कोई बदबू, ना कोई तिनका। रानो बहन, जरा अंदर आकर देखो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा साफ फर्श और ऐसी दीवारें देखी है कभी? घर तो बहुत अनोखा है गोरी बहन, लेकिन एक बात कहूँ, ये चट्टान बहुत ऊंची है और ये शीशा बेहद पारदर्शी है। जंगल के तेज मौसम और उड़ते हुए पक्षियों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। अरे बंद करो अपनी ये दकियानूसी बातें रानो। तुम्हारी आदत हो गई है दूसरों की तरक्की देखकर जलने की। तुम्हारे नसीब में तो बस वही सूखी घास लिखी है। मेरी गोरी रानी इस महल की मलिका है और तुम बस एक मामूली मजदूर। घर तो सुंदर है बबली, पर अंदर बैठने की जगह कहाँ है? और धूप सीधे अंदर आ रही है। मुझे तो अभी से अजीब लग रहा है। दोपहर हो चुकी थी। रानो चिड़िया अपने घर वापस आ चुकी है। उसने अपने घास के घर की खिड़कियों पर नीम की ताज़ा पत्तियां और गीली मिट्टी का लेप लगाया है, जिससे घर के अंदर का माहौल बहुत शांत और ठंडा है। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन एक औरत का असली हुनर इसमें है कि वो कम साधनों में भी अपने परिवार को सबसे ज्यादा आराम और सुरक्षा कैसे देती है। दिखावा तो कुछ पल का मेहमान होता है। तभी अचानक रानो के घर के बाहर आसमान में एक अजीब सी हलचल होती है। तेज धूप के कारण घाटी की हवा गर्म होने लगती है। रानो बाहर आसमान की तरफ देखती है, जहाँ सूरज की तपिश बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हे भगवान, आज तो बहुत भयानक धूप है। लू चल रही है। उस ऊंची चट्टान पर कालू और गोरी का क्या हाल हो रहा होगा? उनका घर तो चारों तरफ से शीशे का है। दोपहर की तेज सीधी धूप शीशे के घर पर पड़ रही है। शीशे के अंदर का तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो एक उबलता हुआ अवन बन चुका है। गोरी कौवी और कालू कौवा अंदर बेहाल हो रहे हैं। ओए माँ, मर गई जी। कालू जी, बचाओ। इस घर के अंदर तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेरे सारे कीमती गहने गर्म होकर मेरी त्वचा को जला रहे हैं। खिड़की खोलो जी। खिड़की कहाँ है गोरी? ये तो पूरा का पूरा शीशे का डिब्बा है। दरवाजा भी गर्म होकर जाम हो गया है। मेरे पंख चल रहे हैं। बचाओ, कोई बाहर निकालो हमें। शीशे के अंदर की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि गोरी की कीमती सजावट की चीजें और इंसानी सिल्क के कपड़े पिघलने लगते हैं। पूरे घर के अंदर धुआं सा भर जाता है। दोनों पति पत्नी अंदर फंस चुके हैं और कांच पर अपने पंख पटक रहे हैं। तभी जंगल के ऊपरी रास्ते से भुल्ला चील अपनी धुन में उड़ता हुआ आ रहा है। शीशा इतना साफ और पारदर्शी है कि भुल्ला चील को लगता है कि आगे कोई दीवार ही नहीं है, बल्कि खुला आसमान है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। अरे आगे का रास्ता कितना साफ। चलो इसी चट्टान के ऊपर से सीधा शॉर्टकट लेता हूँ। अरे भुल्ला भाई, रुको रुको, आगे मत आओ। आगे शीशा है, मत टकराना। लेकिन भुल्ला चील को कालू की आवाज सुनाई नहीं देती। वो पूरी रफ्तार से आता है और कड़ास एक भयंकर आवाज के साथ भुल्ला चील सीधे शीशे की मुख्य दीवार से टकरा जाता है। ओए बाबा, ये आसमान में अदृश्य दीवार किसने खड़ी कर दी? मेरा सिर फूट गया रे बाबा। भुल्ला चील की भयंकर टक्कर से उस आलीशान शीशे के महल में मकड़ी के जाले की तरह बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। पूरा ढांचा हिलने लगता है और कड़कड़ाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे बाप रे, ये तो टूटने वाला है। कालू जी, कांच के टुकड़े हमारे ऊपर गिरेंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। दरवाजा तोड़ो। भागो गोरी, जान बची तो लाख हो पाए। ये महल नहीं, हमारा काल है। जैसे ही कालू और गोरी बाहर कूदते हैं, पूरा का पूरा शीशे का घर ताश के पत्तों की तरह चकनाचूर होकर नदी में गिर जाता है। गोरी के सारे गहने, उसका घमंड और कालू की लग्जरी पानी में बह जाती है। दोनों के शरीर पर कांच की मामूली खरोंचे आई हैं और वे पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। बेघर और बदहाल कालू और गोरी रास्ते में रोते हुए उड़ रहे हैं। तभी उन्हें लालू तोता अपनी गुफा के बाहर आराम फरमाता हुआ दिखता है। दोनों तुरंत नीचे उतरते हैं। लालू भाई, बर्बाद हो गए हम। तुम्हारी उस इंसानों वाली तरकीब ने हमारा घर तोड़ दिया। हमारी जान जाते जाते बची है। अब हम कहाँ जाएं? अरे बाबा रे बाबा, गोरी भाभी, तुम तो एकदम भूतनी जैसा दिख रहा है। कालू भाई, तुम्हारा शीशे का महल काहे टूट गया भाई? आमी तो तुमको बोला था कि चमक ज्यादा है, पर तुम लोग उसमें वेंटिलेशन काहे नहीं बनाया? अरे लालू भाई, वेंटिलेशन छोड़ो,
अब इस पूरे जंगल में हमारे पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। कोई हमें अपने पास बैठने तक नहीं देगा, क्योंकि हमने सबका मजाक उड़ाया था। देखो कालू भाई, जब सारा रास्ता बंद हो जाता है तो एक ही दिल है जो सबके लिए खुलता है। तुम लोग सीधा रानो चिड़िया के पास जाओ, वही तुमको बचा सकता है। उसका दिल बहुत बड़ा है भाई। शाम का समय था। आसमान का रंग गुलाबी और सुहाना हो चुका था। रानो चिड़िया के घास और जूट के मजबूत घर से नीम और चमेली की सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। घर के अंदर का वातावरण बहुत ही सुरक्षित और ठंडा था। रानो अपनी रसोई का काम समेट रही थी। शाम हो गई, पर हवा में अभी भी थोड़ी तपिश है। अच्छा हुआ मैंने समय रहते घर को मिट्टी और पत्तों से मजबूत कर लिया था। तभी दरवाजे पर धीमी सी आहट होती है। कालू कौवा और गोरी कौवी सिर झुकाए आंसू बहाते हुए रानो के आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं। गोरी का वो मोतियों का हार गायब है और उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत पापनी हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। आज मेरा वो चमकीला शीशे का महल टूटकर मिट्टी में मिल गया। हमारे पास कोई छत नहीं बची रानो बहन, हमें माफ कर दो। हाँ रानो बहन, मैं भी बहुत घमंडी हो गया था। मुझे समझ आ गया कि जो घर मौसम की मार नहीं झेल सकता, वो महल किसी काम का नहीं। तुम्हारी अक्लमंदी और सुघरपन के सामने मेरा शीशा पिघल गया। हमें अपने इस ठंडे घर के कोने में थोड़ी सी जगह दे दो। गोरी बहन, कालू भाई, ऐसा मत कहिए। घर बड़ा या छोटा होने से कोई बड़ा नहीं होता। मुसीबत के समय अगर एक औरत दूसरी औरत का दर्द न समझे तो उसका गृहस्थ होना बेकार है। ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। आइए, अंदर आइए, बहुत ठंडी हवा है यहाँ। तभी पेड़ के ऊपर से उल्लू बाबा अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोलते हुए नीचे आते हैं। उनके पीछे हरियाली तोती और बबली कबूतरी भी आ जाती है। देखा कालू, देख गोरी, आज तुम दोनों को समझ आया होगा कि एक समझदार और सुघड़ औरत अपने हाथों की मेहनत से जिस घास के घर को सींचती है, उसकी मजबूती के सामने दुनिया का कोई शीशा या हीरा नहीं टिक सकता। घर दिखावे से नहीं, सुरक्षा और अपनों के प्यार से बनता है। सच कहा उल्लू बाबा। रानो हमारी असली गृह लक्ष्मी है, जिसने अपनी बेइज्जती करने वालों को भी गले से लगा लिया। रानो बहन, तुम्हारी इस अक्लमंदी और ममता को पूरे जंगल का सलाम है। आज से तुम इस जंगल की सबसे सम्मानित नारी हो। हाँ रानो बहन, कल सुबह से मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर सूखी घास और जूट लाना शुरू करूंगी। मुझे भी तुम्हारे जैसा ही सच्चा और खुशबूदार घर बनाना सीखना है। रानो चिड़िया मुस्कुराकर गोरी को गले लगा लेती है। शाम की ठंडी हवाओं के बीच रानो का वो साधारण सा दिखने वाला घास का घर आज पूरे जंगल के लिए सम्मान, सुरक्षा और ममता का सबसे बड़ा महल बन चुका था। सुंदरवन जंगल के एक कोने में एक पुराना और जर्जर घोंसला था, जिसमें रानो चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानो के पति को गुजरे कई साल बीत चुके थे और तब से रानो ने अकेले ही मजदूरी करके अपनी बेटी को पाला था। लेकिन इस साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण रानो चिड़िया को कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था और घर में दाने दाने की किल्लत हो गई थी। मम्मा, पेट में बहुत जोर से चूहे कूद रहे हैं। क्या आज भी हमें बिना खाए ही सोना पड़ेगा? दोपहर से बस पानी पी पी कर बैठी हूँ। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो। तुम बस थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करो। मैं अभी जंगल के जमींदार कालू कौवे के घर जाती हूँ। उसने मेरी पिछली मजदूरी के कुछ पैसे रोके हुए हैं, मैं वो लेकर अभी आती हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए मीठे चावल बनाऊंगी। सच्ची मम्मा?
ठीक है, मैं आंखें बंद करके आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी आना। रानू चिड़िया भारी दिल से उड़ती हुई जमींदार कालू कौवे के बड़े और आलीशान बंगले पर पहुंची। वहां कालू कौवा और उसकी घमंडी पत्नी गोरी कवि आराम से बैठकर मलाईदार दूध पी रहे थे। रानू को देखते ही गोरी कवि के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। जमींदार जी प्रणाम, मैं बहुत मजबूरी में आपके द्वार पर आई हूँ। मेरी बच्ची गुड़िया पिछले 2 दिनों से भूखी है। पिछले महीने जो मैंने आपके खेतों में गेहूं की कटाई की थी, अगर उसके बचे हुए 10 रुपए मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। अरे हट, बड़ी आई पैसे मांगने वाली। जब देखो तब गरीब लोग मुंह उठाए चले आते हैं मांगने। कालू जी, कह दीजिए इस भिखारी से कि यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं है। हाँ रानू, गोरी ठीक कह रही है। अभी हमारे पास खुदा पैसे नहीं है, और वैसे भी जो काम तुमने किया था उसमें कई गेहूं के दाने नीचे गिर गए थे। हिसाब बराबर हो गया, अब जाओ यहाँ से। मालिक ऐसा मत कहिए, मेरी जान ले लीजिए, पर मेरी बच्ची को भूखा मत मारिए। वो तड़प रही है भूख से। आपके पैरों पड़ती हूँ, बस आज के लिए थोड़े से दाने दे दीजिए। नौटंकी बंद कर चिड़िया, अपनी बदकिस्मती का रोना हमारे घर के सामने मत रो। चल भाग यहाँ से, वरना नौकरों से कहकर बाहर फिकवा दूंगी। अपमानित और टूटी हुई रानू चिड़िया रोती बिलखती हुई वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ रही थी। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि घने जंगल के बीच एक सुनसान पीपल के पेड़ के पास आकर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वो भगवान को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक धीमी और ममतामयी आवाज आई। चिड़िया रानी रो मत, इस दुनिया में जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाले का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तुम इतनी दुखी क्यों हो? माता, मैं एक अभागी माँ हूँ। मेरी नन्ही बेटी भूख से दम तोड़ रही है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए एक दाना तक नहीं है। अमीर पक्षी हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तुम्हारी ममता और सच्चाई देखकर मेरा दिल पिघल गया है। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, बल्कि एक दिव्य गाय हूँ। पिछले कुछ समय से मैं इस जंगल में अकेली और भूखी भटक रही हूँ। यदि तुम मुझे सहारा दो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकती हूँ। माता, मेरे पास खुद रहने को ढंग का घोंसला नहीं है, लेकिन मैं भूखी रहकर भी आपके चारे का इंतजाम करूँगी। आप मेरे साथ चलिए। सुनो रानू, मेरी एक विशेषता है। जब मैं पेट भरकर हरी घास खाती हूँ तो उसके बाद मैं जो गोबर करती हूँ वो शुद्ध सोने का बन जाता है। लेकिन याद रखना, ये राज केवल तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए। अगर किसी तीसरे को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। रानू चिड़िया उस बूढ़ी सफेद गाय को अपने घर के नीचे ले आई। उसने रात के अंधेरे में ही आसपास से ताजी और हरी घास तोड़कर गाय माता को खिलाई। गाय ने बड़े चाव से घास खाई और कुछ ही देर बाद एक चमत्कार हुआ। गाय ने जो गोबर किया वो साक्षात सोने का एक चमचमाता हुआ ढेला बन गया। वाह मम्मा, इतने सारे फल, दूध और मीठे चावल। आप तो कह रही थी कि जमींदार के पास पैसे नहीं है, फिर ये सब कहाँ से आया? मेरी प्यारी बच्ची, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और देखो, नीचे पेड़ की छांव में जो गाय माता बैठी है, आज से वे हमारे परिवार का हिस्सा है। तुम्हें रोज उनकी सेवा करनी है। थैंक यू गाय माता, मेरी मम्मा को हंसाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज आपको अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी। दिन बीतते गए और रानू चिड़िया के घर के हालात पूरी तरह बदल गए। अब रानू और गुड़िया अच्छे कपड़े पहनने लगी थी। उनका जर्जर घोंसला एक सुंदर आशियाने में बदल चुका था और वे रोज जंगल के गरीब पक्षियों में दाने बांटती थी। ये अचानक आई अमीरी देखकर पड़ोस में रहने वाली गोरी कवि के पेट में दर्द होने लगा। वो खिड़की से दूरबीन से रानू के घर को देख रही थी। कालू, ओए कालू, जरा इधर आओ, देखो तो सही उस भिखारन चिड़िया को जो कल तक हमारे पैरों में गिरकर 10 रुपयों की भीख मांग रही थी। आज महारानी बनी बैठी है। आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे क्या पता गोरी, हो सकता है उसे जंगल में कोई पुराना खजाना मिल गया हो। छोड़ो ना, हमें क्या।
कैसे छोड़ दूं? जंगल में हमसे अमीर कोई नहीं होना चाहिए। मुझे पक्का शक है कि इसके पीछे उस सफेद बूढ़ी गाय का कोई हाथ है, जिसे ये कुछ दिन पहले लेकर आई थी। आज रात मैं खुद जाकर छिप कर देखूंगी कि माजरा क्या है। रात के सन्नाटे में जब रानू चिड़िया और गुड़िया गहरी नींद में सो रहे थे, तब गोरी कवि चुपचाप नीम के पेड़ के पीछे झाड़ियों में जाकर छिप गई। उसने देखा कि रानू चिड़िया उठती है और बहुत ही आदर के साथ गाय माता को सहलाते हुए घास खिलाती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? सोने का गोबर देने वाली गाय। साक्षात लक्ष्मी इसके घर में बैठी है और ये अभागिन चिड़िया मजे लूट रही है। ये गाय तो मेरे आलीशान बंगले में होनी चाहिए। मैं आज ही इसे यहाँ से चुरा लूंगी। गोरी कवि तुरंत उड़कर अपने घर गई और सोते हुए कालू कव्वे को लात मारकर जगाया। उसने कालू को सारा सच बताया और दोनों ने मिलकर रात में ही गाय को चुराने की योजना बना ली। गोरी, अगर ये सच है तो हम पूरे ब्रह्मांड के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। चलो अभी चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि दबे पांव चिड़िया के पेड़ के नीचे पहुँचे। उन्होंने सोई हुई गाय के गले में मोटी रस्सी बांधी और उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने बंगले के पीछे वाले तबेले में ले जाकर बंद कर दिया। सुबह जब रानू चिड़िया गाय माता को पानी पिलाने नीचे आई तो वहाँ गाय को ना पाकर उसके होश उड़ गए। माता, आप कहाँ चली गई? हमारी लक्ष्मी कहाँ खो गई? गुड़िया बेटी, देखो हमारी गाय माता को कोई ले गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई तीसरा जान जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। मम्मा, कल शाम को गोरी आंटी हमारे घर के चक्कर काट रही थी। मुझे पक्का यकीन है कि वही हमारी गाय माता को ले गई है। चलिए उनके घर चलते हैं। हाँ बेटी, चलो। बिना माता के हमारा जीवन फिर से अंधकार में डूब जाएगा। उधर कालू कव्वे के तबेले में गोरी कवि और कालू बड़ी बेसब्री से गाय के आसपास घूम रहे थे। उन्होंने गाय के सामने ढेर सारा महंगा चारा और 56 भोग सजाकर रख दिए थे ताकि गाय जल्दी से खाए और उन्हें बहुत सारा सोना दे। खाइए गाय माता, खूब मजे से खाइए। ये काजू बादाम का दारा है, जल्दी से खाइए और हमारे लिए सोने की बरसात कर दीजिए। लालची दुष्टों, तुमने एक गरीब माँ और बेटी का सहारा छीना है। तुम्हें इसका दंड मिलकर रहेगा। गाय माता ने सारा चारा खा लिया। कालू और गोरी कवि की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गाय का पेट अब साफ होने वाला था। तभी गाय ने जोर से अपनी पूंछ उठाई और गोबर कर दिया। कालू देखो, सोना आ रहा है, सोना आ रहा है। तभी गाय की तरफ से सोने के बजाय एक बहुत ही बदबूदार, गीला और कीचड़ जैसा साधारण गोबर का फव्वारा छूटा, जो सीधे कालू कव्वे और गोरी कवि के मुंह, चेहरे और उनके महंगे कपड़ों पर जाकर गिरता है। थू थू, उफ गोरी, ये क्या है? ये तो सादा गोबर है और इसमें से भयंकर बदबू आ रही है। मेरा पूरा चेहरा गंदा हो गया। हाय दैया, ये क्या हो गया? इसने तो सोना देने के बजाय हमारे पूरे आलीशान तबेले और मेरे मुंह पर गोबर पोत दिया। ये तो धोखेबाज गाय है। उसी समय रानू चिड़िया और गुड़िया रोते हुए कालू कव्वे के तबेले में दाखिल हुईं। अपने चेहरे पर गोबर मले कौवों को देखकर वे सब समझ गईं। रानू चिड़िया भागकर गाय माता के चरणों में गिर गई और रोने लगी। माता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई। ये लालची लोग आपको उठा लाए। चलिए माता, अपने घर चलिए। ले जाओ इस मनहूस गाय को यहाँ से। इसने हमारे पूरे घर को नर्क बना दिया। ये कोई सोने की गाय नहीं है, ये तो सिर्फ गंदगी फैलाने वाली बूढ़ी हड्डी का ढांचा है। मूर्ख कौवो, मैं केवल सच्चे, दयालु और जरूरतमंद इंसान के लिए ही लक्ष्मी हूँ। रानू ने अपनी भूख भूलकर मुझे निस्वार्थ भाव से हरी घास खिलाई, इसलिए मेरा गोबर उसके लिए सोना बना। लेकिन तुम जैसे लालची, अत्याचारी और गरीबों का हक मारने वालों के लिए मेरे पास सिर्फ ये बदबूदार गोबर ही है। हमें माफ कर दीजिए माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लालच में अंधे हो गए थे। रानू चिड़िया और गुड़िया आदर पूर्वक गाय माता को उस नर्क जैसे तबेले से छुड़ाकर वापस अपने प्यारे और सुंदर घर ले आई। गाय माता, आपका हमारे घर में फिर से स्वागत है। जब दुष्ट कौवे आपको चुरा ले गए थे तो मेरा और मम्मा का दिल पूरी तरह टूट
आपके कदम फिर से इस आंगन में पड़े हैं तो ऐसा लग रहा है मानो साक्षात लक्ष्मी माँ हमारे घर लौट आई हैं। मैं रोज सुबह शाम अपने हाथों से आपके लिए सबसे अच्छी घास चुनकर लाऊंगी। रानू, तुम्हारी और नन्ही गुड़िया की निस्वार्थ सेवा और सच्चा प्यार ही मेरी असली ताकत है। जहाँ लालच और अहंकार होता है वहाँ मैं एक पल भी नहीं ठहरती, लेकिन तुम्हारी कुटिया में जो संतोष और प्रेम है उसकी वजह से मेरा आशीर्वाद हमेशा इस परिवार पर बना रहेगा। कालू कौवे और गोरी कवि का घमंड पूरी तरह टूट चुका था और उनका चेहरा सचमुच और प्रतीकात्मक रूप से काला हो चुका था। उसके बाद से रानू और गुड़िया ने गाय माता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और वे हमेशा के लिए सुखी और समृद्ध हो गयीं।